हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, मैंने कहा अपर था, उसने कहा अपर कैसा, वो उड़ गया सफ़र था। दोस्तों, आपके पास जो समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके पास परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को अपना गुलाम बनाइए और संघर्ष कीजिए और संघर्ष करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, ठीक है। हम पीछे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ठीक है, जो चैप्टर का नाम था वो पढ़ रहे थे हम लोग। और अब आगे जो हम शुरू करने वाले हैं, कल हमने बता दिया था आप लोगों को कोई त्रिभुज स्टार्ट होगा, तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं हम लोग, त्रिभुज पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो त्रिभुज आखिर सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिभुज होता क्या है। यूपी बोर्ड के सिलेबस में आपके क्या है, वो वहाँ तक पहुँचने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। अगर आप यही नहीं जाने रहोगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार कैसे होते हैं या क्या त्रिभुज की उपयोगिता होती है, तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में देखो, इसके नाम से ही क्लियर होता है त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं हो। जैसे आप भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहते हो ना, चतुर मतलब जिसके पास चार और भुज मतलब भुजाएं हो, जिसके पास चार भुजाएं हो। उसी तरीके से ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हो उसे क्या कहा जाएगा, त्रिभुज कहा जाएगा, उसे ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है त्रिभुज, सबसे पहले देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो तीन भुजाएं हमने बना दिया, तीन भुजाओं का घेरा है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। क्यों? तीन भुजाओं से आकृति घिरी तो हो लेकिन बंद आकृति हो तो क्या हो जाएगी, त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में और आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज को अगर प्रकारों में बांटते हैं तो त्रिभुज को दो तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बांटते हैं त्रिभुज को सबसे पहले हम लोग बांटते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर उसके बाद फिर त्रिभुज को हम बांटते हैं, दूसरा जो हमारा प्रकार होता है वो होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, ठीक है। पहला जो हमारा त्रिभुज था, पहले प्रकार के जो त्रिभुज थे उसको हमने किस प्रकार बांटा, भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को किस प्रकार से बांटा, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, ठीक है। आपने बहुत प्रकार के त्रिभुज सुने होंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, या फिर मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इन सभी त्रिभुजों के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, भुजाओं के आधार पर जब हम त्रिभुज को बांटते हैं तो इसका सबसे पहला जो प्रकार हो जाता है, सबसे पहला प्रकार हो जाता है समबाहु त्रिभुज। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, समान, और बाहु का मतलब क्या हुआ, भुजाएं। ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और मान लीजिए कि त्रिभुज आपके पास ABC है, ये समबाहु है, तो इसकी भुजा AB, A से लेकर B तक, AB
इसकी भुजा BC, इसकी भुजा AC, ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। इसके सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इसके सभी कोण भी बराबर हो जाते हैं। कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के, बराबर हो जाएगा कोण C के, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के, इस कोण के, तीनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। इनकी भुजाएं भी एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल में होती हैं। इसकी भुजाएं तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रकार होता है, दूसरा हमारे पास प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु हमने अलग अलग इसलिए लिखा है जिससे समझ जाओ। सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई त्रिभुज बना है, मान लीजिए कि आपके पास कोई त्रिभुज बना है, कोई त्रिभुज बना है, इसकी दो भुजाएं समान हैं। जैसे मान लीजिए कि ABC, इसकी दो भुजाएं समान, अर्थात AB बराबर AC के। मान लीजिए कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। कोई जरूरी नहीं कि यही दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हो सकती हैं, या ये दोनों भुजाएं भी आपस में, मतलब तीनों में से कोई दो भुजा होंगी जो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तीसरा जो हमारे पास प्रकार था, तीसरा प्रकार था हमारा विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजा, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, जिसकी कोई भुजाएं बराबर नहीं होंगी, वो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है ABC, इसकी तीनों भुजाएं कोई आपस में बराबर नहीं रहेंगी। AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है। इसकी जो तीनों भुजाएं हैं AB, AC और BC, ये जो इसकी तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाओं में से कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, इसकी कोई भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। ये तीन प्रकार हमारे पास थे भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, अर्थात AB बराबर हो जाएगा BC के, बराबर हो जाएगा AC के, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे इसके। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी उसको क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु कहेंगे। दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। अगला जो प्रकार होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो, ना तो AB बराबर हो BC के, ना तो BC बराबर हो AC के। इस चिन्ह को बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये होता है इक्वल टू, ठीक है, अगर हम क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है। ठीक है। अब अगला जो प्रकार हमारे पास था, अगला जो प्रकार हमारे पास था, अगला प्रकार था हमारे पास कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर सबसे पहला मान लीजिए कि हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 अंश हो, जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है आपके पास, कोई एक त्रिभुज है, इसमें से एक कोण क्या है, 90 अंश, अर्थात कोण भी बराबर कितना है, 90 अंश। ठीक है। अर्थात ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसमें एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 अंश के बराबर हो, मतलब क्या हो, 90 अंश के बराबर हो। ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरा जो प्रकार इसी में था हमारे पास, दूसरा प्रकार जो हमारे पास था समकोण त्रिभुज के बाद
आपको मिल जाता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब न्यून कोण त्रिभुज में क्या, सभी कोण 90 अंश से कम। भाई न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण का मतलब ये होता है 90 अंश से कम, 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम। मान लीजिए कि आप कोणों को बनाते हो, ठीक है, कोणों को बनाते हो, अगर इसका मान 45 अंश है तो ये न्यून कोण है। अगर इसका मान अगर मान लीजिए कि 89 अंश है तो भी ये न्यून कोण है। लेकिन अगर इसी को हम 90 कर देंगे तो ये सम कोण हो जाएगा। इसी को अगर हम 0 अंश कर दें तो शून्य कोण हो जाता है, ठीक है। अर्थात 0 से लेकर 90 तक इसके बीच की जितनी भी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 से लेकर 89 तक जितनी भी संख्याएं होंगी उतने अंश का अगर हम कोण बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यून कोण हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यून कोण हो जाता है। न्यून कोण के बाद, ठीक है, कोई एक त्रिभुज मान लीजिए आपके पास बना हुआ है, कोई एक त्रिभुज मान लीजिए आपके पास बना हुआ है ABC। अब कोण A, कोण B और कोण C तीनों छोटे हैं किससे? 90 अंश से। तीनों कोण क्या हैं? छोटे हैं किससे? 90 अंश से। तीनों कोण किससे छोटे हैं? 90 अंश से। चाहे वो कोण A हो, चाहे वो कोण B हो, चाहे वो कोण C हो, छोटे हैं किससे? 90 अंश से। अगला जो प्रकार हमारे पास होता है तीसरा, वो तीसरा प्रकार होता है न्यून कोण के बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो। 90 अंश से क्या हो? अधिक हो। अब 90 अंश से अधिक होने का मतलब ऐसा तो होता नहीं कि मान लीजिए कि आप 320 अंश ले लो, नहीं। 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 के बीच में हो। 90 और 180 के क्या हो? बीच में हो। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, ये त्रिभुज जिसकी भुजाएं AB, BC और AC हैं, ठीक है। अब इसमें से एक कोण जो होगा आपका, एक कोण जो बनेगा आपका, मान लीजिए कि इस तरीके से है। मान लीजिए कोण B इज ग्रेटर देन 90 अंश। कोण B क्या है? 90 अंश से बड़ा है। कोण B क्या है? बड़ा है किससे? 90 अंश से। लेकिन ये कोण का चिन्ह होता है, ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। जब इस तरीके से होता है तो ये कोण का चिन्ह होता है, लेकिन जब यही हम इस तरीके से कर देते हैं, बीचों बीच में ये हो जाता है, तब जिस तरह इस तरफ छोटी वाली गिनती लिखी जाती है, उस तरफ बड़ी वाली गिनती लिखी जाती है, ठीक है। अब क्या होगा? कोण B बड़ा है 90 अंश से लेकिन छोटा है 180 अंश से। कोण B जो है ये छोटा है किससे? 180 से, लेकिन बड़ा है किससे? 90 अंश से। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 179 हो सकता है, ठीक है। इसके बीच में ये मान लीजिए कि 170 हो सकता है, 120 हो सकता है, 160 हो सकता है, 150 हो सकता है, 91 अंश हो सकता है। अर्थात त्रिभुज जो ABC बनेगा, इस त्रिभुज ABC में, ठीक है, एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश से ज्यादा होगा लेकिन 180 अंश से क्या होगा? कम होगा। इस प्रकार के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला प्रकार हम लोगों ने बांटा भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हो, विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो। अगला है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज, अर्थात जिसका एक कोण 90 अंश का हो, बाकी दोनों कोण कितने कितने अंश के हैं ये वैल्यू, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे जितने अंश के हो, लेकिन एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। अगला जो है न्यून कोण त्रिभुज, जिसका सभी कोण जो है 90 अंश से कम हो, जिसके सभी कोण क्या हो? 90 अंश से कम हो। अब चाहे वो कोण A हो, चाहे वो कोण B हो, चाहे वो कोण C हो, सभी कोण छोटे होंगे किससे? 90 अंश से, ठीक है। उसके बाद फिर अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो। 180 से छोटा हो और 90 से क्या हो? अधिक हो, तो वो क्या हो जाता है आपके पास? अधिक कोण त्रिभुज।
तो इस तरीके से हमने देखा त्रिभुज, और त्रिभुज के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण। ठीक है, तो अब आगे क्या है, त्रिभुज के कुछ और क्वालिटीज के बारे में हम लोग, कुछ और गुणों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार में दो प्रकार से बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, दोनों प्रकार से हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण, अर्थात त्रिभुज की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज ऐसी होती है कि त्रिभुज क्या करता है, उनको फॉलो करता है। ठीक है, अगर इस क्लास को आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हो तो हमें तो नहीं लगता कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, त्रिभुज की क्वालिटीज क्या होती हैं, भूलोगे, कभी नहीं भूल पाओगे आप, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, उसके बाद फिर अब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण अर्थात क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जो त्रिभुज में होती हैं। सबसे पहले चीज, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज आपके पास बना हुआ है, कोई भी त्रिभुज आपके पास, मान लीजिए कि ABC बना हुआ है, तो इसमें 3 कोण होंगे। कितने कोण होंगे, 3 कोण होंगे। ठीक है, त्रिभुज के गुणों में सबसे पहली चीज 3 कोण होंगे, 3 कोण, और सबसे यूनिक बात, तीनों कोणों को, पहली चीज जो होती है वो होता है तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। त्रिभुज के अगर तीनों कोणों को जोड़ दें, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, अगर त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ दें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना अंश हो जाएगा, 180 अंश। त्रिभुज का पहला गुण जो होता है ये होता है, ठीक है, कि त्रिभुज के क्या होता है, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, तीनों कोणों को, कोण A, कोण B, कोण C, तीनों को अगर हम जोड़ दें तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। दूसरी क्वालिटी हम लोग देखते हैं, दूसरी क्वालिटी ये होती है कि जो त्रिभुज होता है, ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं इसकी, क्या होती हैं, 3 भुजाएं। 3 भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, देख लो, 3 भुजाएं AB है, BC है, AC है, ये हो गया। उसके बाद फिर अगला जो होता है हमारे पास, त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो गया, 180। आप माप के देख लीजिए, चाहे जैसा त्रिभुज बना दोगे, इन तीनों कोणों को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा, उससे एक को डिग्री ना तो आगे आएगा ना तो पीछे आएगा। उसके बाद फिर चलो, त्रिभुज के और जो होते हैं गुण होते हैं, अलग प्रकार के त्रिभुजों के होते हैं। तो त्रिभुज के गुणों में हमने सबसे पहले पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं AB, BC और AC। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ ABC हो, यहाँ आप PQR लिख सकते हो। मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना, आपने लिख दिया PQR, अब भुजाएं होंगी PQ, QR और PR। ठीक है, एक क्वालिटी इसकी और लिख लो, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी एवं बड़ी भुजा से अधिक होता है, से अधिक होता है। ठीक है, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी एवं बड़ी जो भुजा होगी उससे क्या होगा, अधिक होगा। मान लीजिए कि त्रिभुज में AB और AC 2 छोटी भुजाएं हैं, तो AB और AC का जो योग होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, BC से।
किससे बड़ा हो जाएगा, BC से। अर्थात त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग, मान लीजिए 3 भुजाएं हैं भाई, अलग अलग है लंबाई है, अलग अलग नहीं है, मान लीजिए कि 2 बराबर ही हैं, तो इसकी जो दो छोटी भुजाओं का योग होगा तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। अगर अधिक नहीं आता है तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा, त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। अगर बराबर भी आ जाता है तो भी त्रिभुज नहीं बन सकता है, ठीक है। अर्थात त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का योग सदैव तीसरी एवं बड़ी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अब कुछ जो त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हम इसके गुणों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, त्रिभुज पढ़ लिया हमने, त्रिभुज के गुण पढ़ लिया। अब त्रिभुज के जो प्रकार हम लोग पढ़े हैं, उन प्रकारों में कुछ क्वालिटीज, कुछ त्रिभुजों की क्वालिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब त्रिभुज जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि इवन आप यूपी बोर्ड में बैठे हो, इवन आप CBSE बोर्ड में बैठे हो, इवन आप किसी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बेसिक चीजें आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के बारे में हमने बताया कि इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में ही बताता है, केवल और केवल किसके बारे में बताता है, समकोण त्रिभुज के बारे में बताता है, मतलब जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, ठीक है। अब क्या होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे पहली चीज जो होगी, इसमें 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्लास लिए हैं उनके लिए ये बातें बहुत ही नॉर्मल लगेंगी। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण। अर्थात समकोण त्रिभुज के लिए उसके बाद फिर जो खड़ी पाई है वो लंब, और जो पड़ी पाई है वो क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। अर्थात इसमें सबसे पहली क्वालिटी जो होती है वो ये होती है, ठीक है, कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी क्वालिटी क्या होगी, दूसरी क्वालिटी इसकी ये होती है, मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 गुणे में आधार गुणे में लंब। 1/2 गुणे में आधार गुणे में लंब, 1/2 गुणे में आधार गुणे में लंब। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा किसका, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। परिमाप क्या होता है, परिमाप परि का मतलब चारों ओर का, माप का मतलब माप लो, परि मतलब चारों ओर से माप लो। मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है, यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां तक आए, फिर यहां तक चलिए, फिर यहां तक, ये क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग, अब इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, कोई ये जरूरी नहीं कि केवल समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, सभी कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, ठीक है, लिख देते हैं यहां, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाता है। दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ते थे, ठीक है, दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्वालिटी ये होती है कि पहली चीज इसकी सभी भुजाएं बराबर, हम बता चुके हैं। उसके बाद आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये अंतःकोण है, अंदर के कोण, अंतः मतलब अंदर के कोण, A B C,
इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 आता है। अगर इसके तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर हैं। पहला चीज, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। समबाहु त्रिभुज में पहली स्थिति प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 अंश का होगा। दूसरी स्थिति क्या होगी कि क्षेत्रफल अगर इसका निकालना हो, क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप भुजा का स्क्वायर कहो और चाहे यही लिख दो आप भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, कोई भी भुजा ले, तो इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है √3/4 गुणे में भुजा। देखिए अब उसके बाद फिर आता है क्षेत्रफल, ये हो गया। परिमाप क्या होगा इसका, देखो इसकी सभी भुजाएं बराबर है तो इसका परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा। इसकी कोई एक भुजा दे दिया हो, अगर उसमें 3 का गुणा करवा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तीनों जोड़ लोगे तो भी परिमाप ही आएगा। ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद फिर समकोण त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, ये तो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का क्या हो, त्रिभुज हो। ठीक है, सभी त्रिभुजों के लिए परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो। उसके बाद फिर क्षेत्रफल, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तरीका आप यूज कर सकते हो। पहला जो तरीका है, अगर ऊंचाई दी हो, अगर ऊंचाई एवं आधार दिया हो, अगर ऊंचाई और आधार दिया है, ऊंचाई का मतलब ये नहीं जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है, ये ऊंचाई नहीं है, ये इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसी को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं हम लोग। ये तिरछी ऊंचाई है, सीधी ऊंचाई नहीं है। ये ऊंचाई अगर दी गई हो और ये आधार दिया गया हो, तब अगर ऊंचाई और आधार दिया हो तब क्षेत्रफल का फार्मूला इसके हो जाएगा 1/2 गुणे में आधार और गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई। 1/2 गुणे में आधार गुणे में क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल का जो दूसरा तरीका होता है वो होता है हीरोन सूत्र। क्या होता है, हीरोन सूत्र। मान लीजिए कि आपको तीनों भुजाएं दे दी गई हो, ठीक है, कोई त्रिभुज बना हो जिसमें तीनों भुजाएं आपकी दी गई हों और तीनों भुजाएं चाहे अलग अलग हों, चाहे समान हों, चाहे जैसे हो, ये ऐसा कॉमन फार्मूला है कि इस पर लगा दोगे तो सभी, कोई भी प्रकार का त्रिभुज हो उसके क्या हो जाएंगे, उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा हीरोन सूत्र के माध्यम से। ठीक है, अब लेकिन हीरोन सूत्र की भी बाध्यताएं हैं। बाध्यता ये है कि तीनों भुजाएं उपस्थित होनी चाहिए, तीनों भुजाओं की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये भुजा ए है, ये भुजा क्या है, बी है, मान लेते हैं कि ये भुजा क्या है, सी है। तो हीरोन सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम यस की वैल्यू निकालते हैं। यस होता क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, परिमाप मतलब चारों तरफ का जो माप हो, अर्थात जो आपका परिमाप आता है उसी का आधा कर दो। परिमाप क्या होता है भाई, त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप। आधा करना होगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, अर्ध परिमाप मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है ये होता है √S, फिर S माइनस A, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, हीरोन के सूत्र में ये 9th में भी पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ोगे, आगे भी आवश्यकता पड़ी तो भी पढ़ोगे, कंपटीशन में भी यूज आएगा ये। सभी त्रिभुजों के लिए पहली चीज परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है,
क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ऊंचाई और आधार दिया हो, अगर ऊंचाई और आधार दिया हो तब क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। लेकिन अगर आधार ऊंचाई ना देकर तीनों भुजाएं दे दे, तीनों भुजाएं दे दे, तब हम कैसे निकालेंगे, तब हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र कहता है क्षेत्रफल बराबर √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां ए बी और सी ये तीनों क्या हैं, त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या हैं, भुजाएं। त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। ठीक है, और यहां पर यस क्या है आपका, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, इतनी चीजें थी, ये त्रिभुज के बारे में सामान्य गुण आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए वो थी। सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, क्षेत्रफल, अगर ऊंचाई और आधार दिया गया हो, ऊंचाई और आधार दिया हो तो 1/2 गुणे में आधार गुणे में ऊंचाई। उसके बाद अगर ना दिया हो, तीनों भुजाओं के माप दे दिए हो, तब हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र में सबसे पहली चीज अर्ध परिमाप निकालना जानेंगे। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं के मान को जोड़कर 2 से भाग कर दो, क्षेत्रफल हो जाएगा √s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ यस क्या है, अर्ध परिमाप, ए बी और सी क्या है, तीनों भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं हैं। आगे क्या होता है, ठीक है, इसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे अपने आते हैं। मेन टॉपिक हमारा क्या है, त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की क्या है, समरूपता। चाहे वो त्रिभुज की समरूपता हो, किसी भी प्रकार की समरूपता हो, किसी भी प्रकार की क्या हो, समरूपता हो। ठीक है, समरूप आकृतियां। ठीक है, एक तरफ हम लोग लिखते हैं समरूप, एक तरफ हम लोग क्या लिखते हैं, समरूप, और एक तरफ लिखते हैं हम लोग सर्वांग सम, सर्वांग सम। ये दो शब्द बहुत समस्याएं करते होंगे। ठीक है, आज के बाद कोई समस्या नहीं करेंगे। समरूप मतलब रूप में समान, रूप में समान। सर्वांग सम मतलब सभी अंग, सर्व मतलब सभी, सर्व अंग अर्थात सभी अंग, सम का मतलब समान, सभी अंग क्या हो, समान। सभी अंग समान का मतलब जैसे मान लो दो लोगों की हम तुलना करें, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, इन दोनों लोग की अगर हम तुलना करें, ठीक है, तो अगर ये 4 फुटिया है तो ये भी 4 फुटिया, अगर ये 1.5 फुटिया है तो ये भी 1.5 फुटिया होने चाहिए। ठीक है, अगर इनके बाल 1-1 इंच के हैं तो अगले के भी बाल 1 इंच के होने चाहिए। तो ये हो जाता है सर्वांग सम। क्या हो जाता है, सर्वांग सम। अगर इसकी उंगली 1 सेंटीमीटर मोटी है तो अगले की भी उंगली 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। ठीक है, 2 लड़कियों की तुलना करें, अगर इसकी चोटी 5 फीट की है तो अगली की भी चोटी 5 फीट की होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से ये हो जाएंगे क्या, सर्वांग सम, मतलब सभी अंग समान। समरूप का मतलब रूप में समान, केवल देखने में एक जैसे होंगे, बाकी बड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है, देखने में एक समान, बाकी आकृति बड़ी या छोटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहां हम मान लीजिए कि ले लेते हैं वृत्त ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वृत्त। तो एक छोटा वृत्त ले लेते हैं, एक बड़ा वृत्त ले लेते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों वृत्त हैं, देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे अर्थात रूप में समान है, अर्थात क्या हो जाएंगे, समरूप। ये दोनों क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दूसरी चीज होती है सर्वांग सम, मतलब सभी अंग समान। 2 वृत्त तो हम लेंगे, लेकिन जो दोनों वृत्त होंगे इनके अंग समान होंगे। अब की बार इसकी त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर की है तो इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अर्थात इसकी परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि भी क्या होगी, 22 सेंटीमीटर होगी। अगर इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। अब इस प्रकार के आकृतियों को हम क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृतियां। इनको क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां। ठीक है, अर्थात रूप में समान। कोई भी मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, फिर एक समबाहु त्रिभुज बड़ा बना देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज और भी बड़ा बना देते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बहुत छोटा बना देते हैं। अब ये तो चारों समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं। समबाहु का मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। अगर इनकी भुजाएं समान है तो ये देखने में समान होंगे, ये देखने में क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात रूप में यह समान है। अगर रूप में समान है तो इसको समरूप आकृतियां कहा जाएंगी। अगर अंगों में समान, मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है, मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना हुआ है और अगला भी त्रिभुज बना हुआ है। इसकी मान लीजिए कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है।
तो इसकी भी भुजाएं 5, 6 और 4 ही होंगी। अगर बड़ा छोटा कर दोगे तो ये सर्वांग सम नहीं हो पाएंगी, ये समरूप हो जाएंगी लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। तो रूप में समान मतलब समरूप, अंगों में समान अर्थात क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, अर्थात जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो। ठीक है, उसके बाद फिर समरूप आकृतियों में अब एक चीज बताइए, कुछ प्रश्नों के हमारे जवाब दीजिए। कुछ प्रश्न जो आपके चैप्टर फर्स्ट में दिए गए हैं, पूछा है सभी वृत्त, ठीक है, आपको देखिए सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं, सभी वृत्त डॉट डॉट फिर होते हैं। क्या होते हैं सभी वृत्त? ऑप्शन दिया है आपके पास, समरूप, दूसरा है सर्वांग सम। क्या है? सभी वृत्त की, एक या दो की बात नहीं, सभी का मतलब छोटका बनाओ चाहे बड़का बनाओ चाहे मझिलका बनाओ, मतलब चाहे जो बनाओ आप लोग, ठीक है, सभी वृत्तों की बात कर रहा है। अब बताओ क्या इनके अंग समान है? नहीं, ये रूप में समान है, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, यहाँ भरा क्या जाएगा आपका, समरूप भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? समरूप, अर्थात ये रूप में समान है। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिया है, अगले क्वेश्चन में दिया है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? ऑप्शन वही है, समरूप या सर्वांग सम, समरूप या सर्वांग सम। सभी समरूप मतलब रूप में समान होते हैं या अंगों में समान होते हैं? सभी वर्ग मतलब चाहे छोटा वर्ग ले लो और चाहे बड़ा वर्ग ले लो, तो ये सर्वांगसम है या समरूप? सर्वांगसम का मतलब ये अगर 5 हो तो ये भी 5 हो भाई, क्या ऐसा है? नहीं है, ये देखने में समान है लेकिन इनकी लंबाइयां या फिर इनकी चौड़ाइयां कम या ज्यादा है, तो सभी वर्ग क्या होंगे आपको यहाँ, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आगे जो आपका होता है, आगे आपका दिया गया है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा है सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। सभी डॉट डॉट त्रिभुज कौन कौन के? समद्विबाहु, समद्विबाहु, अगला है समबाहु, अगला क्या है? समबाहु। सभी किस प्रकार के त्रिभुज समरूप होंगे? समरूप को मतलब रूप में समान। अगर वो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो चाहे बड़ा बना दो चाहे छोटा बना दो, चाहे बड़ा बना दो चाहे छोटा बना दो, ये देखने में क्या होंगे? समान। लेकिन अगर समद्विबाहु तो इसकी दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा ज़्यादा बड़ी हो सकती है, या फिर इस तरीके से भी बन सकते हैं, ये इस तरीके से भी बन सकते हैं, ये इस तरीके से भी बन सकते हैं कि इसके मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं तीसरी अलग है, ठीक है, या इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो क्या ये रूप में समान है? नहीं है, अर्थात जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो रूप में समान नहीं होते हैं। रूप में समान सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज, केवल समबाहु त्रिभुज ही होते हैं जो क्या होते हैं? रूप में समान होते हैं। आगे कहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, यदि उनके संगत कोण डॉट डॉट हो, संगत कोण डॉट डॉट एवं संगत भुजाएं डॉट डॉट,
ठीक है। उनके संगत कोण क्या हो, यदि उनके संगत कोण या उनकी संगत भुजाएं क्या होगा। देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब इसमें बहुत भुजाएं हो, बहुत भुजाएं का मतलब दो से अधिक भुजाएं हो, ठीक है। दो से अधिक भुजाएं, त्रिभुज है तो उसको भी बहुभुज कह सकते हो, चतुर्भुज है तो इसको भी बहुभुज कह सकते हो, पंचभुज है तो इसको भी बहुभुज कह सकते हो। तो भुजाओं के आधार पर, ठीक है। तो समान संख्या वाला बहुभुज है, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुभुज बना हुआ है, कोई एक बहुभुज बना है जिसकी 6 भुजाएं हैं, तो क्या होगा कि सबसे पहली चीज देखिए कि अगर उनके संगत कोण, जैसे मान लीजिए कि यहां भी एक बहुभुज बना हुआ है, अगर उनके संगत कोण मतलब समान लगने वाले कोण अगर बराबर हो जाएं, संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाएं, और दूसरी चीज संगत भुजाएं समानुपाती हो, क्या हो, समानुपाती, अर्थात समान अनुपात में हो, समानुपाती हो, अर्थात इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, जैसे मान लीजिए ये 1 है ये 2 है तो ये 1 हो, ये भी 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, और मान लीजिए कि अगर ये 4 है, ये 4 है तो ये 8, मान लीजिए कि ये 5 है तो ये 10 है, ये 6 है तो ये 12 है, अगर ये 3 है तो ये 6 है, मतलब अनुपात बराबर हो। इस भुजा का अनुपात लेंगे तो 1/2, इस और इस भुजा का अनुपात लेंगे तो भी 1/2, इसका और इसका अनुपात लेंगे तो 4/8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 1/2, मतलब सभी के अनुपात क्या रहे, बराबर। अगर इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं, अर्थात इनकी भुजाएं अगर समानुपाती हो जाती हैं, समान अनुपात में हो जाती हैं, तो वो बहुभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। आगे जो दिया गया है आपको, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल देके हमको बताना है क्या क्या। क्या क्या हो सकते हैं इसमें, देखिए पहला कहा है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देना है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देना है, समरूप आकृतियां। अगला है जो समरूप ना हो, जो समरूप ना हो, जो समरूप ना हो, ठीक है। पहला कहा है समरूप आकृतियां, जो रूप में समान, जो रूप में समान हो। रूप में समान क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास तिरंगा ले लो, इससे प्यारी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। ये क्या होंगी, समरूप हो जाएंगे, रूप में क्या हो जाएंगे, समान, बड़ा या छोटा हो सकता है लेकिन रूप में समान हो जाएंगे। दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में कोई भी चीज ले लो, कोई भी बर्तन ले लो, या फिर मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया कोई एक ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा बेलन के बारे में। बेलन मतलब जानते हो, ये जो होता है ये वाला, घरे वाला नहीं, जिससे खुनाई होती है। अब देखो समरूप आकृतियां, तिरंगा बेलन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो समरूप ना हो, समरूप ना हो तो समरूप ना हो तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप ले लो विषमबाहु त्रिभुज ले लो, विषमबाहु त्रिभुज ले लो। दूसरी आकृति जो समरूप ना हो, ठीक है, क्या, जिसका आकार बदलता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप चलाते हो, जैसे मान लीजिए कि पेन लेते हो, ठीक है, ये समरूप नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, समरूप नहीं होते हैं। कोई किसी तरीके से है, कोई दूसरे तरीके से है, कोई दूसरे, मतलब इस तरीके से 1 2 नहीं 4 6 8 10 बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहा बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। दो चतुर्भुज बनाया है और इसमें बताया है कि ये समरूप हैं या नहीं है, ठीक है। देखिए दो चतुर्भुज कौन कौन से हैं, एस आर पी क्यू, पी क्यू एस आर, 1.5 है, ये भी 1.5 है, 1.5 है, ये भी 1.5, ये क्रॉस बना हुआ है, अर्थात इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। अगला जो बना हुआ है इसमें कहीं भी किसी भी आकृति में अगर इस टाइप का अगर कोण बना, अगर ऐसे बना हुआ है तो नहीं मालूम कितना है, लेकिन अगर ऐसे बना हुआ तो कन्फर्म ये 90 अंश का होता है। मान लीजिए ए बी सी डी, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है, लेकिन इसका 90 अंश का नहीं है, मतलब ये टेढ़ा है। क्या ये देखने में समान हो सकता है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, क्या ये देखने में समान हो सकता है, नहीं। अगर ये देखने में समान नहीं हो सकता है
तो ये समरूप आकृतियां नहीं हैं, ये समरूप नहीं है। ठीक है, तो हमें लगता है आप लोग अब समरूप क्या होते हैं, सर्वांगसम क्या होते हैं, और त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, त्रिभुज के गुण क्या होते हैं, त्रिभुज के फार्मूले क्या होते हैं क्षेत्रफल निकालने के, ये सब चीजें अब सीख गए होंगे आप लोग। अगर नहीं कुछ कोई भी कड़ी आपको नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा वीडियो को देखकर बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। त्रिभुज की समरूपता की और भी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं आगे क्लास में हम उसको भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।